आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा द काउंसलर शो में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर, कई दिनों से मेरे मन में एक क्वेश्चन था जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। श्योर सर, जैसे कि हमारी सोसाइटी में अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को क्या तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर नेवी में या तो एयरफोर्स में जाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, या फिर वो जन्म भी नहीं लेते हैं उससे पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम हमारे बच्चे को ये बनाना चाहेंगे। यस लेकिन सर, अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों को कभी भी टीचर बनाने की कोशिश नहीं करते। तो सर, जैसे हाल ही में मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि जब हमारी सोसाइटी में ये पता पड़ा कि मैं बीएड कर रही हूँ, तो सर उनका ये एक्सप्रेशन था कि आप बीएड कर रहे हो। तो सर उन्होंने बोला कि आप कोई और कोर्स भी ऑप्ट कर सकते थे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एक सोसाइटी को चेंज करने में एक टीचर का क्या अहम रोल होता है? ग्रेट, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूँ कि आपका नाम प्रियंका है। प्रियंका का मतलब है प्रेम, जिसके पास प्रेम हो वो टीचर बने। टीचर्स का मतलब है इंसानों को बनाना, मशीन बनाना नहीं, मटेरियल बनाना नहीं, बल्कि टीचिंग करना, ह्यूमन ब्रेन के साथ रहना, ह्यूमन इमोशंस के साथ रहना। सो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड में चले अपन इसके, ऐसा क्यों बोलते हैं पेरेंट्स। 200 साल पहले हमारे देश के अंदर गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन का, जहाँ एटिकेट सिखाए जाते थे, जहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी, जहाँ पे बच्चों में सही और गलत फैसला करने की शिक्षा दी जाती थी, जहाँ पर भारतीयता सिखाई जाती थी, जहाँ पर अध्यात्म, जहाँ पे कंसंट्रेशन, जहाँ मेडिटेशन जैसी चीज़ें सिखाई जाती थी। उसके बाद में आदमी इनोवेटिव बनता था, उसके बाद आदमी नई तरीके से सोचना सीखता था। इसलिए हमारी सोसाइटी में हार्मनी था, प्रेम था, सद्भावनाएँ थी, लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। फिर देखिए 200 साल में हमारे उस गुरुकुल सिस्टम को ब्रिटिश राज आया और उसको बिल्कुल इलीगल घोषित कर दिया गया, और अब हम सिलेबस सिस्टम में बंद गए। उस सिलेबस में हमारे को कोर्स को डिफाइन कर दिया गया। हमारे संस्कार, वैल्यू, मॉरल एजुकेशन होते होते वो बुक भी गायब हो गई। अब हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक एजुकेशन करते हैं। आप भी देखेंगे तो आपकी जो बीएड के दौरान आप जो एजुकेशन करते हैं उसमें सिर्फ क्रेमिंग है, सिर्फ आप पाठ को याद करते हैं, वैसा का वैसा बोलते हैं। कहाँ क्रिएटिविटी है? जो सब चीज़ें डिफाइन कर दी गई है। मुझे लगता है दुनिया में सब चीज़ें बदल रही है, क्यों नहीं हमारा सिलेबस बदलता? जी सर। तो मुझे लगता है कि ये गुरुकुल सिस्टम को ख़त्म कर देना, और उसके बाद एजुकेशन इस तरह की जो बनकर आई, उस एजुकेशन में कुछ ऐसा नहीं था जिससे बच्चों को मज़ा आए। बस वो एक इंजीनियर बन रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, पैसा कमा रहे थे। तो ब्रीफ में अगर इसको कहे ये हुआ क्या, तो ब्रीफ में ऐसा हुआ है कि जो एजुकेशन का मतलब ये निकल गया है कि जो कमाई से जोड़े, जो पैसे से जोड़े, जो आदमी को इंडिपेंडेंट बना दे, वो एजुकेशन है। पर एजुकेशन तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंसान को घर में रहना भी है, उसे अपने बुजुर्गों का सम्मान भी करना है, उसे अपनी सोसाइटी में भी रहना है, उसे अपने देश से भी प्रेम करना है। तो मुझे लगता है कि आज देखिए ना, हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी में बच्चे छुट्टी करते हैं, कॉलेजेस में मनाई नहीं जाती। तो धीरे धीरे हमारे जो संस्कार थे, वैल्यूज़ थे, वो ख़त्म हो गए और हम मेटेस्टिक दुनिया की तरफ चले गए। तो अब एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक होता है कि पैकेज क्या मिल रहा है बच्चे को, कितना पैसा मिल रहा है ना। लोग प्रेम की तो कोई वैल्यू ही नहीं करते, सद्भावनाओं की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वैल्यू का तरीका हमारा बदल गया है। सो पेरेंट्स ये देखते हैं कि ये बच्चा जब पढ़ रहा है तो इसको 50,000 की नौकरी मिलेगी या 40 की मिलेगी। और दूसरी तरफ टीचिंग में भी ये मिस्टेक हो गई कि टीचर्स जो है वो सिर्फ किताबों से बंध गया, वो कुछ नया कर भी नहीं रहा, क्योंकि उसको बांध दिया गया सिलेबस सिस्टम में। तो मुझे तो लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टम में डिफेक्टिव हो चुका है और एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। सर, जैसा कि आपने कहा कि टीचर जो है वो किताबों और सिलेबस से बंध गया है, तो सर इसी चीज़ को अगर हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टीचर की एक बात को इजीली समझ पाते हैं, और सर कुछ ही बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टीचर कितना ही कोशिशें कर ले उनको समझाने की, पर सर वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो सर ये मेंटल लेवल में इतना डिफरेंस सर क्यों देखा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि कितने बच्चे जिन्हें मज़ा आ रहा है पढ़ने में। आप तो पढ़ाना चाह रहे हैं,
पर वो तो पढ़ना नहीं चाह रहे। आप तो 17 की टेबल आपको याद होगी, आप उनको भी 17 की टेबल याद कराना चाहते हैं, पर उन्हें तो मज़ा नहीं आ रहा उसके अंदर। तो एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इसकी प्रॉब्लम है, बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा उस सब्जेक्ट के अंदर। और दूसरी बात ये है कि बच्चों का देखिए ना, कोई टीचर कंसंट्रेशन लेवल तो चेक ही नहीं कर रहा। हम जिस क्लास में जाते हैं, हम मुड़ के बच्चों के चेहरे की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। हम सब लोग उन्हें क्रैमिंग करवा रहे हैं, हम सब लोग उनके कंसंट्रेशन पावर को चेक ही नहीं कर रहे। कंसंट्रेशन पावर तो जान है एजुकेशन की। अगर बच्चा कंसंट्रेट हो गया तो समझ लो सब कुछ हो गया। तो मुझे लगता है कभी कभी एक टीचर को क्लास में जाना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, और जो बच्चा कंसंट्रेट नहीं हो रहा उसके लिए कुछ प्रयत्न करने चाहिए। हर क्लास के अंदर 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो हाईली डिस्ट्रैक्टेड है ना, तो उनके लिए उनको अलग से काउंसलिंग भी देनी चाहिए और उन्हें मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करानी चाहिए। जी सर जैसा कि आपने कहा कि बच्चों में कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो सर आपको क्या लगता है कि एक बच्चे में कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए सर एक टीचर को क्या करना चाहिए कि वो अपने पढ़ाई की ओर कंसंट्रेट कर पाए? बहुत अच्छा सवाल है, और हर सवाल के कुछ स्पेसिफिक ही जवाब होते हैं। मुझे लगता है नंबर 1 तो उसे ये करना चाहिए टीचर को कि क्लास में कुछ समय ऐसा बोलना चाहिए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें हम कंसंट्रेट हो पाते हैं। तो पहले तो इंटरेस्ट डेवलप हो, और दूसरा काम फिर मैंने बताया, फिर उन्हें थोड़ा सा ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि ब्रेन ट्रेनिंग मांगता है। तो कुछ देर के लिए बच्चों को मेडिटेशन के लिए ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें मेडिटेशन कराइए, और आप खुद भी समझिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वे टू डू मेडिटेशन। हर बच्चे की क्लास का अलग अलग तरीका है। कोई म्यूज़िक से हो जाता है, कोई चैंटिंग से हो जाता है, कोई थॉट से हो जाता है, कोई गा के हो जाता है। हमें वही पता लगाना पड़ेगा कि हमारी क्लास में किस तरह की बच्चों का स्टेटस है, उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो एक टीचर को भी खोज करनी पड़ेगी। मेरे को लगता है टीचर्स के लिए सबसे बड़ी खोज यही है कि उसकी क्लास में जो बच्चे हैं वो फोकस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस पर ध्यान दिया गया तो मुझे लगता है फिर टीचिंग एक नई बुलंदियों को छुएगी, और टीचिंग का वो जो ग्रेस है फिर सोसाइटी में लौटेगा। सर बिल्कुल सही कहा आपने। सर जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक को करिकुलर एक्टिविटी का बच्चे के माइंड डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या मेन रोल रहता है? देखिए प्रियंका, मैं बताता रहा हूँ कि नॉलेज, स्किल और डिसिप्लिन, जी सर, ये सिर्फ हमारी एजुकेशन का 30% पार्ट है। हम बहुत नॉलेज की बात करते हैं, बहुत स्किल डेवलपमेंट की बात होने लगी है, फिर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की भी बात करते हैं, पर ये सब 30% है। मेन चीज़ है उत्साह और सकारात्मकता। बच्चे उत्साहित है या नहीं है हमारी क्लास में, और बच्चे सकारात्मक सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। अगर वो अपने टीचर से खुश नहीं है, उसके बारे में नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, तो फिर कैसे एजुकेशन होगी? उत्साह है या नहीं क्लास के अंदर, ये देखा जाना कितना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये जो बुनियादी चीज़ है, ये सब को करिकुलम एक्टिविटी से बढ़ती है। उससे उत्साह बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, कॉलेज में अटेंडेंस बढ़ती है, स्कूल में अटेंडेंस बढ़ती है, और उसी का परिणाम होता है कि एक हैप्पीनेस का माहौल बनता है, और उसी वजह से बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि हम सबको एन्जॉयमेंट चाहिए। हम सब लोग सप्ताह में 2-3 मूवी देखते ही देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। क्यों देखते हैं? इतनी बड़ी हॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री क्यों बन गई है? क्योंकि सबको उत्साह चाहिए। तो उत्साह को बढ़ाने के लिए त्यौहार बनाए जाते हैं। अभी कुछ ही समय में दिवाली आएगी, फिर होली बनाई जाएंगे। जीवन में उत्साह का बड़ा रोल है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे होने चाहिए जहाँ के बच्चों को प्रसन्नता का फील हो। तो आजकल ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और दिया भी जाना चाहिए। यस सर। सर जैसा कि टीचर्स तो बच्चों को डेवलप करने में बहुत ही मेन रोल रखते हैं सर, साथ के साथ अगर हम देखें जो पेरेंट्स हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम अपने घर में ही स्पेंड करता है, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि पेरेंट्स को भी टीचर्स के साथ साथ क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो बच्चे को और इफ़ेक्टिव बनाएं या उनका इंटरेस्ट डेवलप करें काफ़ी एक्टिविटीज़ में और स्कूल्स में भी? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो हम पेरेंटिंग के दौरान यही कर रहे हैं कि हम बच्चों को कुछ गलत सिखाते हैं। हम बच्चों को उससे बार बार पूछते हैं तुम्हारे टीचर ने क्या किया, है ना। टीचर की कमियों को एनालिसिस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है हर पेरेंट्स को एक ही बात सिखानी चाहिए, बेटा योर टीचर इज़ एवरीथिंग, रेस्पेक्ट योर टीचर्स। टीचर्स को जब रेस्पेक्ट करेंगे तो लर्निंग होगी, और टीचर्स पर डाउट करेंगे तो फिर भेज ही क्यों रहे स्कूल कॉलेज में। एक छोटी सी बात के लिए पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं, एक छोटी सी बात से पेरेंट्स नाखुश हो जाते हैं। 100 रुपये का तो विश्वास नहीं होता, और स्कूल और कॉलेजेस पे तो कैसे काम चलेगा। मुझे लगता है कि अभी पेरेंटिंग की सबसे बड़ी क्लास तो पेरेंटिंग की होनी चाहिए, क्योंकि 200 साल की जो एजुकेशन सिस्टम बदला ना, उसी की उपज आज के पेरेंट्स है। तो ये जब तक हमारी जड़ ठीक नहीं होगी, पेरेंटिंग ठीक नहीं होगी, और पेरेंट्स को
राइट एजुकेशन नहीं होगी तब तक हमारे बच्चों में कैसे जाएगा। कोई बच्चा नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ कि वो स्कूल में तो 6 घंटे गुजार रहा है, पर मेजर टाइम तो अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रहा है। वो उन्हें झूठ बोलना सिखा देते हैं, वो उनको नेगेटिव सोचना सिखा देते हैं, वो हर समय क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं और उसमें नेगेटिव खबरें होती है। अरे भाई, नेगेटिव तो नेगेटिव सोच से होती है। अगर सुबह सुबह डर, भय और मर्डर की खबर पड़ी तो आज वही होने वाला है दिन में। अगर सांप की कल्पना करोगे तो सपेरा और सांप ही मिलने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि यही ठीक करना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह सुबह नेगेटिव खबरें पढ़ना बंद करें, और सुबह सुबह वो नेगेटिव चैनल जो सुबह सुबह से मर्डर और क्राइम्स की खबरें दिखाते हैं उसे बंद करिए। दुनिया ऐसी है नहीं जैसी दिख रहे हैं। ये सब 1% भी नहीं होगा, पर 99% टाइम ये दिखाया जा रहा है और हम उसे देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं हम वही बन रहे हैं। मुझे लगता है अभी बच्चों को सिखाने से ज़्यादा पेरेंट्स को सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रही थी कि जैसे एक बच्चे का भविष्य बदलने में कहते हैं टीचर का बहुत ही अहम रोल होता है। तो सर, आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि टीचर में क्या गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो एक बच्चे का बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सके। बहुत अच्छा, शायद एजुकेशन में सबसे अच्छा सवाल यही है। थैंक यू। मैं इसके लिए क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में ऐसे ही समझा जाता है, ये मेल टीचर है, ये फीमेल टीचर है। टीचर होता है भाई, मेल फीमेल टीचर नहीं होता। फिर भी मैं उन्हीं की भाषा में जवाब देता हूँ। जब एक फीमेल टीचर क्लास में आए तो उसका कैसा एटीट्यूड रहना चाहिए जिससे एजुकेशन अच्छा हो। वो बहुत ज़्यादा अपनी लिपस्टिक, वो बहुत ज़्यादा साड़ी की क्रिच और बहुत ज़्यादा हेयर पे ध्यान ना दे। उनको तो बच्चों में ये फील दे कि इससे ज़्यादा तुम्हारी केयर कोई नहीं कर सकता। प्रेम उनके आंखों में दिखाई दे। पर हमारे टीचर्स आजकल बॉडी एक्शंस पे और फैशन पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। मुझे लगता है उन्हें प्रेम और करुणा के साथ दिखाई देना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए हमारी मदरली कोई मदर क्या दूसरा होता है, मौसी जैसी कोई चीज़ आई है और वो हमारे को उतना ही केयर कर रही है। तो मुझे लगता है टीचिंग अच्छी होगी। और ऐसे ही जब जेंट्स टीचर आए तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए हमारे पिताजी की तरह कोई हमारे गाइड और हमारे मेंटर आए हैं और उनके पास एक ही चीज़ है, ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स। जब ये भाव आता है, जब ये इमोशंस आता है, तो मुझे लगता है फिर टीचिंग होती है। तब बच्चे सेफ फील करते हैं, तब बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, तब बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, तब बच्चों में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है। क्योंकि बच्चे भावनाओं को और इंटेंशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर इस इंटेंशन, इस भावना से पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है फिर टीचिंग होती है। बिल्कुल सर, एक चीज़ हम और देखते हैं कि आजकल के बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो फीमेल टीचर्स की ओर ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी क्लास में उनके सब्जेक्ट्स फीमेल टीचर पढ़ाए, ना कि मेल टीचर्स। तो सर, ये डिफरेंस भी जो हम देखते हैं सर, ये क्यों देखने को मिलता है? बहुत ही स्वाभाविक सा है, ये साइकोलॉजी का गहरा सवाल है और गहरा जवाब भी इसका देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारी सबसे बड़ी टीचर हमारी मदर ही होती है। मदर के पास इमोशंस है, मदर के पास फील है। जी सर। तो मदर एक ही मदर नहीं है। देखिए, सोसाइटी में सब मदर ही मदर है चारों तरफ। तो एक मदर से एक अटैचमेंट होता है क्योंकि वो इमोशनल है। और टीचिंग इमोशन से होती है, टीचिंग भय से नहीं होती, टीचिंग डराने से नहीं होती। तो मुझे लगता है कि वो जो इमोशंस हैं वो मैन से फीमेल में बेटर है। वो उन्हें ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकती है, ज़्यादा समझ सकती है। और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि देश तब तरक्की करेगा जब यहाँ फीमेल्स को डोमिनेंट बना दिया जाएगा, वो उन्हें लीडर बना दिया जाएगा, उन्हें चाणक्य बना दिया जाएगा। तो मुझे लगता है फिर हमारा एजुकेशन बेहतर होगा। सो इट्स ए वेरी नेचुरल कि अगर टीचिंग भावनात्मक ज़्यादा है तो भावनात्मक जो रुख है वो महिलाओं में ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। सर, जैसे कि लाइव एग्जांपल जो हमारे सामने आप ही हैं सर, आप हमारे लिए एक बहुत अच्छे रोल मॉडल भी हैं और एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं डेफिनेटली। तो सर, आपने ऐसा क्या किया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम भी एक भावी टीचर बनने वाले हैं जिससे हम भी इंस्पायर हो सकें कि हमें भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें करनी चाहिए। सर, आज आपने इतना मुकाम हासिल किया है, तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने वो क्या चीज़ ऐसी की जिससे हमें भी वो प्रेरणा मिल सके। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सहज हो जाइए। दिल बहुत कुछ बातें बोलता है। मैं नहीं कहता टीचिंग ही सबसे अच्छा प्रोफेशन है। हर इंसान किसी निश्चित काम के लिए बना है। किसी को फोटोग्राफी अच्छी लगती है, किसी को डिफेंस अच्छा लगता है। अपने दिल से पूछिए उन्हें क्या अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है बस वो करिए और व्यर्थ प्रपंच में मत पड़िए कि उसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा पैसा है। क्योंकि जिसमें मज़ा है वो जीवन है, जिसमें मज़ा है उसमें हंसी है, जिसमें मज़ा है उसमें प्रसन्नता है, जिसमें मज़ा है वहाँ सक्सेस है। तो अपने आप से पूछिए दिल से,
हर बच्चे की तकदीर, हर बच्चे की किस्मत, हर बच्चे की डेस्टिनी अलग अलग है, उसमें स्किल्स भी, उसका इंटरेस्ट भी अलग अलग है। और ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है इंसान में, सब अलग अलग तरह के बने। सभी टीचर बन जाए तो फिर सोसाइटी कैसे चले, और सभी डिफेंस में चले जाए तो सोसाइटी कैसे चले। तो पूरी कायनात में देखेंगे तो बहुत तरह के पेड़ है, बहुत तरह के पहाड़ है, बहुत तरह के आइस वर्ग है, और मुझे लगता है कि ये सब तरह तरह की चीज़ें मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। पर ज़रूरत ये बात की है कि जो है वो है, उसे कबूल करे और उसी स्किल्स को आगे बढ़ाए, उसी क्वालिटीज़ को आगे बढ़ाए। तो मुझे लगता है ये टीचिंग अच्छी होगी। क्योंकि मुझे कुछ प्रेशर किया गया मेरी अपनी लाइफ की जब मैं बात देखता हूँ तो मुझे प्रेशराइज़ करके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट दिलाई गई, फिर मेरे को ग्रेजुएशन अकाउंटेंसी में करवाई गई, फिर मुझे एमकॉम और पीएचडी भी अकाउंटेंसी में कराई गई, और इस दौरान मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी टारगेट दिया गया, और एक सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क होता है उसमें मुझे उतारा गया। सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के लिए भेजा गया। तो मुझे उस दौर से गुजरा भी मैं, पर उसमें मैंने वो फील्ड फेस भी किया उन सब चीज़ों को। फिर मुझे पता चला लेटर ऑन कि आई एम बेसिकली टीचर्स एंड आई हैव टू डू टीचिंग। सो मैंने फिर धीरे धीरे अपने पैशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करता गया, और हर साल चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिलती है भाई साहब, बदल बदल के उसको देखो, सब चीज़ों का मज़ा लीजिए, अपने दिल से सुनिए। दिल बहुत अच्छी बातें कहता है, अगर हम दिल की सुनेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। जी सर, शुरुआत में आपने एक लाइन कही थी कि मदर का हम सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सर मैं आपसे साथ में ये भी जानना चाहती हूँ कि सर आपकी मदर का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रही है सर? ग्रेट। क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं, और सभी में जो है एज का 1-1.5 साल का फ़र्क है। तो हम चारों साथ साथ रहते थे। तो पर हम सब लोगों का जो मेंटर है, जो गाइड है, हमारा सबसे ज़्यादा समय अपनी मदर के साथ निकलता था। और मदर जो है उनसे हमने मैनेजमेंट सीखा। हमने देखा कि दूध जो हमारे गाय रखा गया था, घर में गाय को रखा गया था, तो उसका सारा काम करना, गाय के दूध से हमने मैनेजमेंट सीखा कि वो मदर कैसे दूध निकालती है, पूरा कितना बछड़े को देती है, कितना निकालती है, और उसको निकालने के बाद किस टेम्परेचर पे वो गर्म करती है, उनको उसका पूरा पता है। हालांकि कोई मेजरमेंट नहीं है, पर उन्हें पता है उसको किस टेम्परेचर पे गर्म करना है, उसमें से कैसे क्रीम और मलाई का उतरना है, और फिर उसको किस हद तक बिलोना है, और फिर उसके बाद में उसके जो बाई प्रोडक्ट है उसे किस किस तरह से यूज़ करना है। मुझे लगता है इट इज़ अ कंप्लीट मैनेजमेंट। सो वो तो हमारे शुरू में ही आ जाती है, जहन में ही आ जाती है। तो हमने मदर से बहुत सी चीज़ें सीखी और आज भी सीख रहे हैं। और मैं आज भी गर्व से कहता हूँ हम सब लोग बहुत क्वालिफाइड हो गए। ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, पीएचडी है, मैं भी क्वालिफाइड हूँ। हमारे जो दूसरे छोटे ब्रदर हैं वो जापान में एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं, वो एमटेक है और पीएचडी है और पोस्ट डॉक उन्होंने जापान से की। हमारी सिस्टर जो है वो प्रिंसिपल है, पीएचडी हैं, अकाउंटेंसी से उन्होंने मास्टर्स किया है। सो ये सब है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हमारी मदर हम सबसे बड़ी हैं, क्योंकि वो सबका ही ध्यान रखती है, वो सबको ही गाइड करती रहती है, और उन्हें हर चीज़ का पता रहता है इंसान में कितनी काबिलियत है। मदर हमारी सबसे बड़ी टीचर है, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मदर जिस घर में बड़ी होगी वो घर बड़ा बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, आपने बहुत खूब कहा। सर आपकी बातों से मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। ग्रेट, थैंक यू। और जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को, ये द काउंसलर शो आपका अपना शो है, इसमें ज़रूर अपने सवाल पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है आज भी यूथ उलझा हुआ है, ऐसा मुझे फील आता है। ये मेरी 24 साल की एजुकेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा मन में फील आता है कि यूथ कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, और जब वो एकाग्र होना चाहता है तो अंदर की जो ये उलझाव है वो उसको सुलझने नहीं देती और उसको कंसंट्रेट नहीं होने देती। तो ऐसे सवाल, जो गहरे सवाल है जो आपके जहन में चल रहे हैं, वो इस द काउंसलर शो में पूछते रहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे, वो बाहर से भी आ सकते हैं। अगर उनके पास रियल सवाल है और रियल वो जानना चाहते हैं, तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को ऑनरेरी आमंत्रित करता हूँ इस शो में, जिसका नाम है द काउंसलर, जो आपके हर डाउट को सुलझाएगा, आपको पावरफुल बनाएगा, आपको इमोशनल इंसान बनाएगा, और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत उपयोगी इंसान बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम जुड़े रहेंगे, बात करते रहेंगे, और ये शो इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और एजुकेशन को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ दिल से थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।